नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जहां हमने ख़त्म किया था उसमें हमने कुछ चीज़ें समझी थी, जैसे कि आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकारी। ठीक है। और एक वर्ड और है, खाद्य संग्रह। खाद्य का मतलब क्या होता है? भोजन। और संग्रह का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को जुटाना। तो यहाँ पे हम खाद्य संग्रह का मतलब यहाँ हम क्या देखेंगे? भोजन को जुटाना से लेकर भोजन उत्पादन कैसे किया आज से पहले के लोगों ने, वही इस चैप्टर में आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार ने रेल यात्रा की थी और उसने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या इसका एक्सपीरियंस रहा, उसी के बारे में बात की है। पहला, आरंभिक मानव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? आज से लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन्हें क्या कहते थे? आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। आज से लगभग 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक या खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का मतलब क्या? वो अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, फिर उसको कई दिनों तक खाते थे। ठीक है। और आमतौर पर वे क्या करते थे? आमतौर पर वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पत्ती पौधे अंडे यही सब वो इकट्ठा करते थे और इन्हीं को खाते थे। और आखेटा खाद्य समुदाय के जो लोग थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक इधर से उधर घूमते रहते थे। इसका क्या क्या कारण था, क्या किस लिए ये एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे? तो पहला कारण जो है, इसका पहला कारण क्या है कि वो एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फल और जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। जो भी चीज़ें उनके आसपास होती थी वो उन्हें खाते थे और समाप्त कर देते थे। फिर जब उन्हें भूख लगती थी फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि ये अपने शिकार के लिए चारा ढूंढते थे। जो भी इनके पास शिकार होता था वो उनके खाते थे। अपने मवेशी जो उन्होंने पालतू जानवर होते थे उनके लिए चारा ढूंढते थे। चारे के लिए जब जानवर एक जगह पे चारा ख़त्म कर देता था तो वो दूसरी जगह पर जाते थे। और इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग इनके पीछे जाया करते थे दूर दूर तक। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है कि पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में हर जगह अलग अलग आते हैं, तो इसलिए अलग अलग फलों या फूलों की तलाश में या खाने वाली चीज़ों की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते थे, संभव नहीं है। तो जहाँ पे पानी होता था या झील झरने नदियाँ मिलती थी या जब सूख जाती थी तो क्या होता था? फिर वहाँ के पेड़ पौधे भी समाप्त होने लगते थे। और इसलिए ये ऐसी झील और नदियों के किनारे जाते थे, लोग घूमते थे, टहलते थे, जाते थे जहाँ पे झील या नदियाँ या मौसम में बारिश होती हो। ठीक है। और आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? तो एक शब्द हमने पढ़ा था, पुरातत्वविदा। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व इन्हें कहते हैं जो कि पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें पुरातत्वविदा कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी ही वस्तुएं मिली हैं जिनके निर्माण और उपयोग आखेटक संग्रह करते थे। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, उन्हें काम मिला क्या है? जैसे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार, पत्थरों के औजार, ये सारी चीज़ें पुरातत्वविदों ने जब देखी तो उन चीज़ों से उन्होंने जानकारियाँ इकट्ठा की। इनमें से कुछ औजार जो थे वो फल फूल काटने के लिए थे, कुछ हड्डियाँ और मांस काटने के लिए थी, कुछ पेड़ों की छाल काटने के लिए थे और जानवरों की खाल उतारने के लिए कुछ थे। ठीक है। और कुछ हड्डियों तथा लकड़ियों में क्या मुट्ठे भी लगे थे, जैसे कि भाले में और बाण जैसे हथियार भी होते थे। ठीक है। और कुछ औजारों का प्रयोग लकड़ियाँ काटने के लिए किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि ये औजार ये मिले हैं, ये क्या करते थे? ये पत्थर फूल पौधों को काटने के लिए। और एक इस तरीके के औजार जो मिले हैं उनको क्या करते थे? जानवरों की खाल निकालते थे, उनका वस्त्र बनाते थे, या जानवरों को काटने के लिए, उनको पकाने के लिए इन औजारों से काट कर फिर पकाया जाता था। ये कुछ मैप में कुछ वस्तुएं दी गई हैं, कुछ चीज़ें। आइए देखते पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। जैसे कि ये जो लाल
दी गई हैं, जैसे कुरनूल गुफाएं, हुंसी, भीमबेटका। ये जो सारी चीज़ें क्या हैं, ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। पूरा पाषाणिक जो ट्रेंगल में है, पूरा पाषाणिक पुरा स्थल। और जो इस तरीके से चौकोर में है, ये नव पाषाणिक पुरा स्थल। नव पाषाणिक में क्या है, पय्यमपल्ली, हलनूर, कोल्डिहवा, महागढ़। एक ये जगह आप ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़, बुरजहोम, ठीक है, चिरांद, ये क्या है, दाओजली हेडी। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। इसमें कुछ आधुनिक स्थल भी हैं, जैसे कि मुंबई हो गया आधुनिक स्थल, कोलकाता हो गया, और भी हैं महत्वपूर्ण जो पूरा स्थल भी हैं। देख लीजिएगा मैप, जो भी चीज़ें हैं इसमें। और चूँकि पत्थर के उपकरण जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, तो आइए देखते हैं पत्थर के उपकरण कहाँ कहाँ मिले। अभी हमने देखा जैसे भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पे है, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में अवस्थित हैं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं थी, इनमें कुछ चित्रकारियाँ मिली हैं। आइए देख लेते हैं इन गुफाओं को। ये वो गुफाएं हैं भीमबेटका की, ये गुफाएं हैं, लोग इनमें रहते थे। तो यहाँ पे कुछ चित्रकारियाँ मिली है, दीवारों पर चित्र मिले हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला, इसमें क्या है कि ये कहाँ पे मिला, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। लोग जिन गुफाओं में रहते थे, वहीं पर ये लोग चित्रकारियाँ मिलते थे, चित्रकारियाँ करते थे, ठीक। ये गुफाएं हैं। एक पुरा स्थल, पुरा स्थल कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। तो इसमें मेन हेडिंग क्या है, पुरा स्थल को समझते हैं। पुरा स्थल होता क्या है, जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मेन क्या है, अवशेष। जहाँ पे भी किसी चीज़ का अवशेष, किसी पुरानी चीज़ का अवशेष पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुरा स्थल। और बाद में उन्हें भी वहीं छोड़ देते थे अपने काम के। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए करते थे, बाद में उसे वहीं छोड़ देते थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के ताल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा अभी अगले चैप्टर में, ठीक है। एक कुछ और है, नाम और तिथियाँ किस तरीके के, पहले नाम और तिथियों का निर्धारण पहले कैसे होता था। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविद्या क्या कहते हैं, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब कि क्या हो गया है, प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर, मतलब पत्थरों का प्राचीन काल। पत्थरों का प्राचीन काल, जिस काल में पत्थरों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, उसे ही हमने कहा पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। और इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो आरंभिक, एक मध्य और एक उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। और इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल से है। अभी हमने क्या किया कि प्राचीन पत्थरों का काल जो सबसे महत्वपूर्ण काल है, उसमें से क्या है, ये पूरा पाषाण काल है एक, ठीक है। और इसमें हमें कुछ पर्यावरणीय बदलाव भी मिलते हैं, जैसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, मेसोलिथ। इसका समय क्या है, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण पाषाण औजार जो थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल, ठीक। लघु, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, इसी से आया है माइक्रोलिथ, लघु पाषाण काल। और इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आदि जैसे औजार मिलते हैं इस काल में, ठीक है। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। और अगले युग की शुरुआत कब से होती है, 10,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले से होती है, और इसको क्या कहा गया है, नव पाषाण काल। अब देखिए, अब समय के साथ जलवायु में परिवर्तन कैसे आना शुरू हुआ। तो जलवायु कैसे बदली, लगभग 12,000 साल पहले जब दुनिया की जलवायु में बहुत बदलाव आया। बदलाव कैसे है, गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मियाँ जब गर्मी बढ़ने लगी तो घास वाले मैदान बनने लगे, और इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो कि घास खाकर जिंदा रहते थे। ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो सिर्फ घास पे ही जिंदा रहते थे।
और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे आने लगे, और फिर इनसे खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की इनको जानकारियाँ मिली। जब लोग इनके पीछे गए तो इन्हें उन जानवरों के बारे में जानकारियाँ मिली। जब उन जानवरों के बारे में इनको जानकारियाँ पूरी प्राप्त हो गई कि उनके खाने पीने के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके प्रजनन के समय के बारे में, फिर इन जानवरों को पकड़कर इन्होंने अपने अनुसार पालतू बनाया। और इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इन्होंने मछली पकड़ना, मछली सीख लिया था, और मछली इस काल में महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? जब इन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, उसके बारे में इन्हें जानकारियाँ मिलने लगी थी, तो अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, खेती की शुरुआत कैसे हुई? तो जो उपमहाद्वीप के कई जो इलाके थे उसमें गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से, अभी तक खेती शुरू नहीं हुई थी, अभी तक सिर्फ प्राकृतिक रूप से अनाज मिलने लगे थे। तो जैसे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया, और साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे। जब उन्होंने देखा कि किस ज़मीन पे, कैसी जगह पे अनाज उगते हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। फिर उगाते थे, अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। अनाजों को देखा उन्होंने, देखने के बाद उसके बारे में जाना, समझा, फिर उसको खुद पैदा करना सीख लिया, और इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। ठीक, और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। लगभग ये माना जा रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। इससे क्या होता था कि ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, घास बढ़ने लगी थी। अक्सर लोग जंगली जानवर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह वे धीरे धीरे क्या बन गए, पशुपालक भी बन गए। और फिर अब जब आधुनिक मानव कृषक बन गया, पशुपालक बन गया, तो इनकी एक नई जीवन शैली की शुरुआत हुई। नई जीवन शैली में क्या क्या था? लोग अब पौधे उगाने लगे थे, उनकी देखभाल करने लगे थे। उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। जब खेती होने लगी तो लोगों को एक जगह पे ही रुक कर रहना पड़ा काफ़ी समय तक, जब तक एक फसल तैयार होती थी। और जब फसल तैयार होने लगी तो पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाना, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा, बहुत सी चीज़ों वो धीरे धीरे सीखने लगे। और अनाज और भोजन के बीच दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। और जब अनाज पैदा होने लगा तो उसको भोजन और बीज के दोनों ही रूपों में बचा के लोगों को रखने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए फिर इन्हें भंडारण की भी आवश्यकता महसूस हुई। भंडारण के लिए इन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों का उपयोग किया, टोकरियाँ फिर बुननी शुरू कर दी, और ज़मीन में गड्ढा खोदकर वो अनाज को इकट्ठा करने लगे। तो ये क्या हो गया, अभी खाद्य संग्रह भी हो गया। आखेटक थे पहले, शिकार करते थे, अब शिकारी से ये लोग क्या हो गए, खाद्य संग्राहक हो गए। अब जानवर जो थे वो चलते फिरते खाद्य संग्राहक थे। ये क्यों जानवर चलते फिरते खाद्य संग्राहक क्यों थे? क्योंकि जो जानवर होते थे वो बच्चे पैदा करते थे, जानवर बच्चे देते थे, और लगातार उनकी संख्या बढ़ती थी। और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो इनकी संख्या बढ़ती थी, और उससे दूध भी प्राप्त होता था, और जो भोजन का एक अच्छा स्रोत था, जानवरों से मांस भी मिलता था। तो ये दूसरे शब्दों में पशुपालक जो थे वो भोजन के भंडारण का एक तरीका था। जो पशु होते थे वो जब ज़रूरत पड़ती थे वो उनका मांस भी खाते थे, और या फिर दूध के रूप में उनका उत्पाद भी भोजन के रूप में करते थे। अब आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करते हैं, चलिए कि क्या चीज़ होता है। अभी हमने देखा जो मानचित्र में कि नीले वर्ग में जो मैंने बताया था, अभी उस जगह पर दर्शाता है पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक कैसे कैसे मिले। आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया ये जो नीले दिखे, ये शुरुआती कृषक और पशुपालक इस जगह पे उन्हें मिले। ठीक है, और फिर और क्या मिला? सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर
में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। ये निर्दिष्ट करते हैं कि कृषक और पशुपालक की बस्तियां थीं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बस्तियां कहाँ पे थी। आरंभिक नगर सिंधु नदी के किनारे, और ये सिंधु नदी के किनारे पे पशुपालक और बस्तियों का अब बस्तियां मिलने लगी थी। इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई किया था। जैसे और खुदाई में उन्हें क्या मिले, जैसे पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले हैं। और इनमें सबसे रोचक जो मिला है वो क्या है, जले हुए अनाज के दाने। जले हुए अनाज के दाने इन्हें मिले हैं। अब ये जानबूझकर जलाए गए थे या खुद जल गए थे, इसके बारे में भी वैज्ञानिक पता कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। ठीक है। और स्थायी जीवन की ओर, अभी तक वो क्या थे, अभी तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक टहलते रहते थे। अब उन्होंने कृषि सीख ली थी, पशुपालन सीख लिया था। अब वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ेंगे। स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ेंगे, झोपड़ियाँ और घरों के निशान भी मिलते हैं पुरातत्वविदों को। जैसे कश्मीर, वर्तमान कश्मीर में क्या होता है, बुर्ज होम। बुर्ज होम कैसे कहते हैं, गड्ढों के नीचे लोग घर बनाते थे। एक गड्ढा बनाते थे लोग, ज़मीन के नीचे गड्ढे करते थे और फिर उसमें अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार करते थे, जैसे क्या कहा जाता था, गर्तावास। ठीक, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे क्या होता था, ये ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलती थी इन्हें। और इन गर्तावास के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने की जगह मिले, आग जलाने के निशान मिले हैं। ठीक, ऐसा लगता है कि ठंड के मौसम में बचने के लिए इन्होंने, ठंड से बचने के लिए घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह आग जलाया करते थे। और बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इसे नव पाषाण युग का माना गया है। जो कुछ पत्थर या औजार जो मिले हैं वो पूरा पाषाण युग से भिन्न थे, इसलिए उनको क्या माना गया है, नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनमें धार और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग तो आज तक भी होता आ रहा है। अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक, यह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे कि ये नवपाषाण के कुछ जो औजार मिले हैं वो ऐसे मिले हैं, नवपाषाण के, नुकीले और पॉलिशदार। और नवपाषाण युग के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे कि ये मिट्टी का एक पात्र मिला है, इस पे अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब सजावट भी की जाती थी। इन बर्तनों का उपयोग कुछ चीज़ों को रखने के लिए किया जाता होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि खाद्य संग्रह के लिए, या अब वो खाद्य संग्रह से आगे जा चुके थे तो इन्हें इन बर्तनों की आवश्यकता पड़ती थी। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब लोगों ने खाना पकाना सीख लिया था कि खाना कैसे पकाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, तो इन बर्तनों में वो खाना पकाने लगे थे या चावल दाल जैसी वस्तुओं को रखने लगे थे। कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। उन्हें कपड़ों का भी ज्ञान हो चुका था और वो कपास के पौधे भी लगाना सीख चुके थे इस वक्त तक। ठीक है। और सूक्ष्म निरीक्षण में देखते हैं, आइए कुछ मेहरगढ़ में कुछ मिला है। मेहरगढ़ में क्या मिला है, एक ये घर का चित्र। मेहरगढ़ में घर शायद ऐसे दिखते थे, जो ऐसे चौकोर टाइप के होते थे। इसमें क्या है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बेलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ कहाँ पे है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बेलन दर्रे के पास। यह संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जब गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये वो संभवतः सबसे पहला इलाका है जहाँ पर गेहूँ और जौ उगाना या भेड़ बकरियों को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, जैसे सुअर या जंगली जानवर, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ। इसके अलावा इनमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ भंडारण के काम आते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के
सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और क्या करते थे, कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। जब भी मृत्यु होती थी तो उस इंसान के साथ उस कब्र में, उसकी कब्र में जो भी उसकी प्रिय वस्तुएं होती थी वो उसके साथ रख दिया जाता था। जैसे कि एक इस चित्र में दिखाया गया है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था और इसे वो लोग मानते थे कि परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक, और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं अन्यत्र में एक्स्ट्रा। वो क्या है कि फ्रांस में गुफा की एक चित्रकारी पाई गई है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है, इस चित्र में लगभग 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, ऐसा माना जाता है। अभी यह लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। ठीक, और आगे क्या है, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल एक मिला है जो एक कहाँ पे है, चतालह्यूक तुर्की में। चतालह्यूक तुर्की में यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ, माफ़ कीजिएगा, भूमध्य सागर की सीपियाँ। और क्या है, पहियों का विकास अभी तक नहीं हुआ था। लोग खुद सामान ढोते थे या जानवरों की पीठ पर ले जाया करते थे। तो यहीं पर आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।